गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अगस्त 22, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह है फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले वाले जो दो टॉपिक रहने वाले हैं वो तो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक रहेंगे। पहले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंडिया ने चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी के खिलाफ कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन लिया है, उस एक्शन के बारे में बात करेंगे और वो एक्शन एक्चुअली लिया क्यों है उसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने चाइना के बारे में कुछ काफी इंपॉर्टेंट बात बोली है, थोड़ा सा वो देखेंगे। तीसरे वाला जो टॉपिक है आधार वोटर आईडी लिंकेज, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से। आप यहां से एक आंसर भी लिख सकते हो मेंस के लिए। थोड़ा अच्छा टॉपिक होने वाला है, काफी अच्छा कंटेंट रिच वाला है टॉपिक, तो इसको थोड़ा देख सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, इसके बारे में पहले हम लोगों ने कभी बात नहीं किया है। ये टेक्नोलॉजी क्यों होती है, इसको क्यों यूज किया जाता है और इसका क्रिटिसिज्म क्या है, वो थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स काफी न्यूज में रहते हैं आजकल, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। ये एक्चुअली बेसिक आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है। हालांकि एक्सप्लेनर सेक्शन में कुछ खास दमदार चीजें नहीं दी गई हैं, लेकिन मैंने आपके लिए बाहर से कुछ कंटेंट यहाँ पे ऐड किया है जो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यहाँ से भी हम लोग मेंस के लिए आंसर लिख सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल काफी पुराना टॉपिक है और रिपीटेड भी है, लेकिन हमेशा न्यूज में रहता है। यूपीएससी में मेंस में ऑलरेडी यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है, दोबारा से पूछ सकता है, इसलिए ये भी हम लोग करेंगे और यहाँ से हम लोग मेंस के लिए आंसर भी लिखने वाले हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, कुछ एमसीक्यूज ऐड किए हैं आपके लिए और कुछ एडिशनल आर्टिकल्स भी हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अनाउंसमेंट है और एक छोटी सी अपील है। अपील तो यही है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने के बाद आपने आगे बढ़ना है। सुबह सुबह उठ के आपके लिए मेहनत करते हैं तो कम से कम आई थिंक एक लाइक तो हम लोग डिजर्व करते हैं, राइट? तो लाइक करें वीडियो को, फिर आगे बढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे रेगुलर एनालिसिस देखते हैं तो कम से कम आप एक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हाय, हेलो, राम, नमस्ते, सलाम कुछ तो कर सकते हो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हमारे कौन से रेगुलर एस्पिरेंट हैं जो लगातार एनालिसिस को देखते हैं, क्योंकि इससे आपकी सीरियसनेस का पता चलता है। लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग 11 सितंबर से हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पेड कोर्स लेके आए हैं एनसीईआरटी का, और 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डिटेल में आपको कवर करवाई जाएंगी। और आपको सबको पता है कि एनसीईआरटी के बिना कभी आपका बेस कवर नहीं होगा, और जब तक आपके बेस कवर नहीं होगा दोस्तों आप आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक बार अगर आपका बेस क्लियर हो जाता है तो फिर आप उस बेस के ऊपर अब जो है सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, इसका पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिंक कुछ इस तरह से दिखता है आपको और आप पूरी इंफॉर्मेशन इसकी ले सकते हो। लैंग्वेज इसकी बाइलिंगुअल रहने वाली है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक कुछ खास चीज हुई थी और वो खास चीज ये हुई थी दोस्तों कि आज के ही दिन 22 अगस्त 1639 को मद्रास, जिसे हम लोग चेन्नई कहते हैं, उसकी जो है स्थापना की गई थी बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से 1369 में की गई थी, 1639 में की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मद्रास में पहले एक्टिविटी नहीं हो रही थी, मद्रास में पहले से एक्टिविटी हो रही थी। पोर्तुगीज लोग एक्चुअली मद्रास में काफी पहले ही पहुंच गए थे एज अ ट्रेडर्स के रूप में। देखिए 1522 में ही पोर्तुगीज जो है वहां पे पहुंच गए थे और उन्होंने एक वहां पे फोर्ट भी बनाया था, पोर्ट जिसका नाम है साओ टोम। ठीक है, और ये जो है सेंट थॉमस के नाम पे जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले मतलब 50 सेंचुरी एडीज के आसपास ये कोई सेंट थे जो यूरोप से इंडिया में आए थे, मिशनरी बन के आए थे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड वगैरह करने के लिए, तो इनके नाम पे बेसिकली इसको डाला गया। फिर डच आए लोग, उसके बाद 1612 के अंदर डच आए। डच जो है वो पुलिकट में सेटल हो गए। पुलिकट लेक भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके डच के बाद फिर आए वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने वहां पे पूरा उसके बारे में कहानियां में सबको पता ही है। तो कोरोमंडल कोस्ट पे वहां के कुछ नायक रूलर्स हुआ करते थे। बेसिकली विजयनगर एम्पायर जो हुआ करता था, उन्होंने नायक रूलर्स को चेन्नई वाला टेरिटरी दिया हुआ था और वही इसको पूरी तरह से मैनेज करते थे। और नायक रूलर से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ लैंड वगैरह वहां पे परचेज की थी, जिस लैंड के ऊपर बाद में उन्होंने फोर्ट बनाया। और उस फोर्ट को ही बेसिकली हम लोग जिसे सेंट जॉर्ज कहते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये संत, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना संत महात्मा, तो वहां पे इसको सेंट बोला जाता है, इंग्लिश में सेंट, हिंदी में इनको संत बोलते हैं। ठीक है, तो जिस सेंट जॉर्ज के नाम पे बनाया गया था। और सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज के आसपास का जो एरिया है वही बाद में जो है एज अ चेन्नई डेवलप हुआ, तो उसके हम लोग चेन्नई कहते हैं।
और इतिहास बहुत हिस्टोरिकल सिटी है चेन्नई, एंशिएंट है। उस समय इसका नाम हुआ था मद्रास पट्टनम। हमारे जो पुराने ग्रंथ है ना उसमें मद्रास पट्टनम के नाम से जाना जाता है, तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। और आज के समय में मद्रास को, चेन्नई को हम लोग डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में जो डेट्रॉइट है भैया वो किस चीज के लिए फेमस हुआ करता था, उसके अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। और इंडिया में हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो जो है चेन्नई में सिचुएटेड है मोस्टली, इसलिए जो है डेट्रॉइट ऑफ मद्रास भी कहते हैं। ये टेम्पल अगर ऊपर आपको देख रहे हो और अगर आप में से कोई इसको आइडेंटिफाई कर सकता है पिक्चर देख के, तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं कि ये फेमस वर्ल्ड फेमस टेम्पल का नाम क्या है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने जो एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं वो मैंने यहीं से किए हैं कि जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे उसके बारे में ही है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, तो ये 4 नाम आपको दिए हुए हैं, इनमें से किसने जो है पोर्तुगीज पावर को इंडिया में एस्टेब्लिश किया। वास्को डी गामा वाज वेलकम्ड इन कालीकट, आपको पता है वो कालीकट में सबसे पहले आए थे। इंडिया के कौन से रूलर ने जो है उनका स्वागत किया था, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन हैंडल हो सकते हैं और वहीं से मैंने इसको एक्चुअली उठाया भी है क्वेश्चंस को। विच पोर्तुगीज गवर्नर डिफीटेड अरब्स एंड द इजिप्शियंस, ये थोड़ा आपको जान के अचंबा होगा, लेकिन अरब और इजिप्शियंस ने भी इंडिया के ऊपर अटैक किया था और पोर्तुगीज ने जो उनके साथ लड़ाई किया था, तो आपको बताना है कि वो कौन से पोर्तुगीज गवर्नर थे उस समय पे। फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 4 सवाल है, अगर जिन बच्चों को इंटरेस्ट है हिस्ट्री के अंदर और एनसीईआरटी वगैरह आपने पढ़ा हुआ है तो आराम से ये क्वेश्चंस आपके हैंडल हो सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आंसर के लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कल आपके आंसर मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला जो आज का टॉपिक है वो कहता है कि भैया जो ह्यूआई कंपनी है चाइना की, उसने अभी इंडिया में अपना जो रिसर्च और डेवलपमेंट वाले जो ऑपरेशंस थे उसको कुछ समय के लिए रोक दिया है, या फिर आप समझ लीजिए उसकी प्रोग्रेस कम हो गई है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भैया वो हुआई कंपनी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। ठीक है, पिछले 20 सालों की जो इसकी टैक्स ट्रांजैक्शंस थी उनको ऑडिट किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट कंपनीज, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हो सकता है हुआई कंपनी जो है वो टैक्स फ्रॉड उसने किया हो और मनी लॉन्ड्रिंग के भी जो है काफी सारे केसेस जो है हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी इन्वॉल्व हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ये सब कर रही है, जिसकी वजह से हुआई कंपनी नहीं थोड़ा डर गई है और उसने अपने ऑपरेशंस को अभी इंडिया के अंदर थोड़ा होल्ड कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, हवाई कंपनी के जो सीईओ थे मिस्टर ली जोंगवे, उनको भी चाइना जाने से मना कर दिया गया है। और भी कई सारे एफसी ऑफिसर्स हैं जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड थे, सेटल थे, उनको भी अब्रोड यात्रा करने से मना कर दिया है, क्योंकि एक बार अगर वो भाग गए तो वापिस आने वाले नहीं हैं, ये हमें भी पता है। तो एक तो हुआई के जो पुराने ऑपरेशन है थोड़ा कम कर दिया है और जो नए R&D वाले ऑपरेशन वगैरह थे उनको भी अभी वो नहीं करने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आपको पता ही है वैसे भी चाइनीज कंपनी, चाइनीज मोबाइल कंपनी, चाइनीज एप्लीकेशंस वगैरह के ऊपर जो है काफी ज्यादा हम लोग एक्शन ले रहे हैं। और चाइना की जो हुआई दुनिया में पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 5G ऑपरेशन शुरू किया था और हम लोगों ने उसके 5G ऑपरेशंस को भी इंडिया में परमिशन नहीं दिया है, राइट। एक्चुअली थोड़ा अगर आपको बताता चलो, आपको पता भी होगा वैसे तो यूएसए और चाइना इनके बीच में जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ उस ट्रेड वॉर के सेंटर में एक्चुअली 5G टेक्नोलॉजी ही है, क्योंकि अमेरिका की कोई भी कंपनी हुआई से पहले 5G टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाई एक्सटेंसिव रूप से। और आपको पता है यूरोपियन कंपनी और अमेरिकन जो कंपनी होते हैं हमेशा टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करती हैं, इनकी तो पूरी इकोनॉमी ही टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर टिकी हुई है। तो ये लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि चाइना की कोई कंपनी 5G में जो है इतना आगे जा सकती है। शुरुआत 5G से ही हुई थी, आपको पता ही है कि आने वाला समय किसका होने वाला भैया, 5G का आने वाला समय। आने वाले 20-30 साल 50 साल इस पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, वही उसी से डोमिनेट होने वाले हैं और उन सब के सेंटर में है 5G टेक्नोलॉजी। तो चीजें वहां से शुरू हुई, फिर वो चीजें बाद में खराब होती चली गई, आपको आजकल का पता ही है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारे पास न्यूज है वो है मिस्टर जयशंकर जी, बहुत ही जबरदस्त जो है स्पोक्स पर्सन है, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। और आजकल एक्चुअली जयशंकर जी को सुनना ऐसा लगता है कि जैसे मतलब इतना मजा आता है इनकी स्पीच वगैरह सुनने में, इतना मजा तो आपको KGF मूवी देखने में भी नहीं आएगा। इतने बढ़िया बढ़िया बयान देते हैं ये, और चाहे चाइना हो यूरोप हो भैया एकदम खरी खरी सुनाते हैं उनको।
तो यूरोप जब भी बोलता है इंडिया को आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, उनको सुना देते हैं बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल भी कोई घबराहट नहीं है। और सीधी सी बात है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होंगे वो जो भी बोल रहे हैं वो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट की वॉइस है, समझ रहे हो ना, वो इंडिया की वॉइस है। अब अपने मन से तो नहीं बोलते होंगे ऐसा कुछ भी बयानबाजी, तो हमारी गवर्नमेंट इनको बोलती होगी ना कि आप ये सब बोल सकते हो, तो इनका भी एक दायरा होता है बोलने का और वो जबरदस्त बोलते भी हैं। तो आजकल जो है ये साउथ अमेरिका में ब्राजील और पराग्वे वगैरह की यात्रा पे गए हुए हैं, तो वहां पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो किसी ने चाइना के बारे में सवाल पूछा, तो इन्होंने गर्म हो गए और शुरू हो गए भैया। तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखो भैया चाइना ने हमारे साथ बॉर्डर पे जो भी कुछ किया बिल्कुल भी सही नहीं किया है, ठीक है। और क्योंकि 1990 से पहले इंडिया और चाइना के बीच में अग्रीमेंट था कि इनमें से कोई भी कंट्री कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रूप से ज्यादा बॉर्डर के ऊपर नहीं लगाएगी। लेकिन आपको पता ही है फिर लद्दाख में क्या हुआ, गलवान में क्या हुआ, है ना। चाइना ने अपना वादा तोड़ दिया, जैसा कि चाइना पाकिस्तान जाने ही जाते हैं इस चीज के लिए, है ना, वादा तोड़ने के लिए। अभी तक इंडिया चाइना के बीच में 16 राउंड ऑफ नेगोशिएशन हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं आया है पैंगोंग त्सो के ऊपर जो जब से इशू शुरू हुआ था, ये आपको पता ही है। इवन खुद जयशंकर जी 2009 और 2013 के बीच में जो है वो एम्बेसडर रह चुके हैं भैया, आईएफएस ऑफिसर हैं, ठीक है। अब तो आईएफएस ऑफिसर नहीं है, रिटायरमेंट हो चुकी है, अब तो मिनिस्टर बन गए हैं, बट या स्टिल, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखो चाइना और इंडिया अगर इनको ग्रोथ करनी है तो एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना पड़ेगा, ठीक है। और पड़ोसियों के बीच में अनबन हो जाती है कभी कभार, मान लेते हैं, लेकिन पड़ोसियों के बीच में रिलेशन तभी अच्छा रह सकता है जब वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और जब एक दूसरे के जो है रीजनेबल टर्म्स पे एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया तुम स्ट्रांग हो मैं वीक हूं, मैं स्ट्रांग हूं तुम वीक हो, नहीं। पड़ोसी के साथ हमेशा बातचीत बराबर तरीके से ही हो सकती है। और कोई भी रिलेशनशिप होता है ना दोस्तों, वो 2 वे स्ट्रीट होती है, वो 1 वे स्ट्रीट नहीं होती है। ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप में भी दे सकते हो, है ना। अगर आप ही एफर्ट लोगे रिलेशनशिप में, अगर आगे वाला सामने वाला आदमी एफर्ट नहीं लेगा तो वो रिलेशन ज्यादा दिन चलता नहीं है, ठीक है। वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही डैमेज करता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, मैंने देखिए प्यार में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, प्यार में सबसे बड़ी चीज होती है रिस्पेक्ट। दो इंसानों के बीच में रिलेशन बिना रिस्पेक्ट के नहीं चल सकता। तो इंडिया और चाइना के बीच में भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन चाइना अपने वादे को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो भैया रिलेशनशिप खराब होगा ही। ऐसा यूजुअली माना जाता है कि जो 21st सेंचुरी है वो एशियन सेंचुरी होने वाली है। एशियन सेंचुरी मतलब भैया यहाँ पे इंडिया और चाइना, बाकी वियतनाम, पोर्तुगल वगैरह ये कंट्री भी हैं, फिलीपींस, सॉरी हाँ फिलीपींस, वियतनाम, चाइना, इंडिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, तो इनका जमाना होने वाला है 21st सेंचुरी। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब एक दूसरे के बीच में अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार करेंगे। तो पाकिस्तान से हम लोग परेशान थे, हमारा अच्छा पड़ोसी नहीं था, अब चाइना पाकिस्तान से बेक हाथ आगे निकल गया है अनफॉर्चुनेटली। फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्सिबल आधार वोटर आईडी लिंकेज, देखिए थोड़ा आपको मैं बताता चलूं कि पिछले साल हम लोगों ने पार्लियामेंट में इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया था, जिसके तहत क्या किया जाना था, आपका जो वोटर आईडी है उसको लिंक किया जाना था आपके आधार कार्ड के साथ। उस बिल के अंदर सरकार ने यह कहा था कि ये जो लिंकेज है पूरी तरह से वॉलंटरी है, अगर कोई लिंकेज करवाना चाहे तो करवा सकता है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अभी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जो बूथ लेवल पे ऑफिसर बैठे रहते हैं ना, जो वोटर आईडी वगैरह बनाते हैं, वो सब वो लोगों से जबरदस्ती उनका आधार कार्ड मांग रहे हैं। ऐसे कई सारे केस इंडिया में आए हैं, कई ऐसे स्टिंग ऑपरेशन भी हुए हैं, और वो सीधा सीधा धमकी देते हैं लोगों को कि अगर आपने आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया तो आपका वोटर आईडी से नाम निकाल देंगे और आपका वोटर आईडी हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब जब यही मामला सरकार के पास गया तो सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पूरी तरह से वॉलंटरी है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ऊपर से कुछ और बोल रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर रियलिटी कुछ और है। जब इन ऑफिसर से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों बोलते हो, तो ये तो वॉलंटरी है, तो इनका सीधा सीधा सा कहना कि भैया ऊपर से हमें तो ऑर्डर मिले हैं। ये कंपलसरी है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता है। तो वही पूरे का पूरा यहाँ पे जो है डिबेट चल रही थी। अब देखना रहेगा इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि ट्विटर वगैरह पर तो बहुत हंगामा इसको लेके हुआ पड़ा है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो 2021 के अंदर जब ये बिल पास किया था तभी हम लोगों ने इसको अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में किया था। तो हमारा बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। सबसे बड़ा जो चेंज यहाँ पे किया गया था, तो ये आधार वाला आपको पता ही है। एक और चेंज किया गया था,
अभी क्या होता था, जब भी आप कोई भी वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवाते थे तो उसके लिए एक लिमिट हुआ करती थी जनवरी 1, ठीक है, 1 जनवरी को आप जो है आप करवा सकते थे। लेकिन अभी सरकार ने कहा हम लोग, आप नया अगर आप 18+ हो गए हो, अगर आप एलिजिबल हो तो आप 4 बार जो है बनवा सकते हो, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। तो मतलब वोटर आईडी कार्ड बनवाने की प्रोसेस अभी सरकार ने काफी ज्यादा इजी कर दी है। तो ये 2-3 चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे डाली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंकेज करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि बहुत सारे लोग एक्चुअली फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड इन द सेंस कि वो इंडिया में कई सारी जगह पे रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र के अंदर भी रजिस्टर्ड हो, आप झारखंड के अंदर भी रजिस्टर्ड हो, आप बंगाल के अंदर भी रजिस्टर्ड हो, वहां की वोटर आईडी में भी आपका नाम है, वहां की वोटर आईडी में भी आपका नाम है। तो सरकार का ये कहना है कि ये जो फ्रॉड हो रहा है, अगर आप आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करवा दोगे तो ये मल्टीपल वोटर आईडी जो है वो कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से फ्रॉड कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला हुआ है। लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसीलिए इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों यहाँ पे है, वो है प्राइवेसी वाला। ठीक है, वो है प्राइवेसी वाला। जब अगर वोटर आईडी से अगर आप अपने आधार को जोड़ दोगे तो सरकार के पास आपका प्राइवेट डेटा चला जाएगा। आप सबको पता है कि आपका जो आधार होता है वो आपके मोबाइल फोन के साथ लिंक होता है। तो जब आपका वोटर आईडी लिंक हो गया तो समझ लो सरकार के पास आपका डायरेक्टली फोन नंबर भी चला गया। आपका फोन नंबर आपके अकाउंट से लिंक होता है, बैंक अकाउंट से लिंक होता है आपका आधार वगैरह, है ना। तो एक प्राइवेसी को लेके बहुत ज्यादा खतरा यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी बात, आपके पर्सनल डेटा को कौन स्टोर करेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आधार कार्ड का जो डेटा स्टोर किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो यूआईडी के द्वारा किया जाता है, समझ रहे हो ना। लेकिन जो आपका वोटर आईडी का जो डेटा होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। अब इनके बीच में जो है किस तरह से आपस में कोलैबोरेशन होगा, ऐसा उस कानून के अंदर कुछ कहा नहीं गया है। तो पहली बात तो और ज्यादा डिस्प्यूट यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। एक यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो, अब भैया आधार कार्ड भी तो डुप्लीकेट बने हुए हैं इंडिया में कितने सारे, है ना। आप देख लीजिए, जो बांग्लादेशी इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनके आधार कार्ड बने हुए हैं, जो रोहिंग्या जो इंडिया के अंदर आए हुए हैं उनके आधार कार्ड बने हुए हैं। तो इतने जो फेक आधार कार्ड बने हुए हैं, तो पहले तो आप उनकी फेक आधार कार्ड को हटाइए सिस्टम से, उसके बाद आप लिंक कीजिए। उसको बिना लिंक करोगे तो फ्रॉड कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ सकता है ना। ये चीजें हो सकती हैं। और इवन सरकार जो है लोगों को टारगेट भी कर सकती है, उनके मोबाइल नंबर के थ्रू उनका मैसेज भेज सकती है, व्हाट्सएप कर सकती है, अगर सरकार के पास सबका डेटा चला जाएगा तो। ये कुछ कुछ चैलेंजेस यहाँ पे डेफिनेटली हैं जो कि सरकार ने कंसिडर नहीं किए, और इसलिए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी जो है इसका किया गया है। तो वे फॉरवर्ड में आप यही कुछ कुछ चीजें लिख सकते हो कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका ध्यान रखना चाहिए, प्राइवेसी का जो है ध्यान गवर्नमेंट को जो है रखना चाहिए, जो फेक आधार कार्ड हैं उनको जो है थोड़ा सा यहाँ पे किया जाना चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास जो टॉपिक है वो जो है एक टेक्नोलॉजी के बारे में कहता है, जिसे हम लोग कहते हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। देखिए, आपने कई बार ना हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, है ना, वो जो टेक्नोलॉजी वाली थोड़ी फिल्में होती हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके पास बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं, एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसके अंदर जो है कई सौ जो है कंप्यूटर्स लगे होते हैं, है ना। यहाँ पे लोग काम करने के लिए बैठे हैं, वो एकदम की वो टक 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 करते रहते हैं और कोई जैसे कोई क्रिमिनल होता है तो उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं, उसकी फेशियल रिकॉग्निशन कर लेते हैं, है ना। हजारों की भीड़ में अगर किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है तो उसके फेशियल फीचर से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। आपने सब हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा ना, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे इतना ज्यादा होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। पहली बात है, जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है उतनी फुल प्रूफ होती नहीं है, इनके अंदर बहुत सारी एरर्स होती हैं, बहुत सारी एरर्स होती हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक अमेज़न की एक फेशियल रिकॉग्निशन एक टेक्नोलॉजी है, और उसने अभी जो है कुछ महीने पहले क्या किया, जो कांग्रेस मेंबर्स थे अमेरिका में, 28 कांग्रेस मेंबर्स का फेशियल रिकॉग्निशन किया, और उसके अंदर आ गई एरर। और उस एरर से उन्होंने पता क्या किया कि ये जो 28 लोग हैं उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड शो कर दिया। अब यह दुनिया में मिलियंस और बिलियंस ऑफ लोग हैं ना, तो किसी ना किसी के फेशियल फीचर किसी से तो मिलते ही होंगे, है ना। कई बार आप मार्केट में जाते होंगे तो आपको लोग बोलते होंगे, अरे यार तुम उसके भाई हो क्या, तुम उसकी बहन हो क्या, तुम देखे देखे लग रहे हो। देखे देखे क्यों लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फेशियल फीचर्स आपस में मैच कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है उतनी फुल प्रूफ नहीं होती है, तो इनको बेचारों को बैठे बैठे क्रिमिनल बना दिया। अमेरिका में कहीं भी ऐसे भी केस हुए हैं कि लोगों को फेशियल फीचर की वजह से अरेस्ट कर लिया गया, उनको कई साल तक जेल में भी रहना पड़ा।
चाइना के अंदर ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है, रोहिंग्यास को जो है जिंजियांग प्रोविंस के अंदर चाइना बहुत ज्यादा यूज करता है और उनको टॉर्चर भी करता है। मतलब आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई ना, आप भीड़ में कहीं जा नहीं सकते, तुरंत आपको रिकॉग्निशन कर लेंगे और एरर भी रहती है। आपके जैसा ही दिखने वाला अगर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है और आप अगर भीड़ में जा रहे हो, वहां पे ये कैमरा लगा हुआ है, तो आपको डिटेक्ट कर लेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे। जब तक अपनी साफ सफाई देने लगोगे तब तक भैया बहुत देर हो चुकी होगी, है ना, आपको टॉर्चर किया जा चुका होगा, जेल में डाल दिया जा चुका होगा। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ऊपर सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका वगैरह में, फॉरेन कंट्रीज में काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म इसका होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एरर्स होती हैं। सबसे बड़ी बात दिक्कत यह है कि जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, ये अलग अलग जेंडर और अलग अलग रेस, ठीक है, उसमें जो है वो काम नहीं करती है। यूजुअली क्या होता है, अमेरिका वगैरह में देखा गया है कि जो व्हाइट लोग होते हैं, व्हाइट मेल बेसिकली, उनको तो फिर भी ठीक ठाक आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन जो वीमेन है और जो वहां पे अफ्रीकन अमेरिकन है, उनको तो भैया बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो एरर बहुत ज्यादा आती है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान यह है। अब ये हम लोग इसको आज कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया में भी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है काफी बड़े तौर पे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी इस टेक्नोलॉजी की इंडिया में, वो मिसिंग चिल्ड्रन के लिए की गई थी। रेलवे स्टेशन वगैरह पे या कहीं एयरपोर्ट वगैरह कहीं भीड़ वाली जगह पे मिसिंग चिल्ड्रन के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसको इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए भी किया जाने लगा। अभी एक एक आरटीआई डाली गई थी, जिस आरटीआई के अंदर ये कहा गया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये कहा कि अगर किसी का फेस एज इट इज अगर 80% से ज्यादा मैच करता है तभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अदरवाइज हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। लेकिन 80% तो यार बहुत कम हो गया, समझ रहे हो ना बात। अगर वो 95% प्लस होता तो शायद आप मान के चल भी सकते थे। अब मेरे फेशियल फीचर पता नहीं कितने लोगों के साथ मैच हो जाते होंगे, तो मेरे ऊपर कार्रवाई थोड़ी की जा सकती है। इवन ऐसा भी माना जाता है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का सरकार मिसयूज भी करती है। जैसे 2021 में रेड फोर्ट में जो वायलेंस हुआ था, है ना, जब जो सीए जो जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, और फिर बाद में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स भी हुए थे, तो मिस्टर ट्रंप इंडिया में आए हुए थे, जहांगीरपुरी में जो राइट्स हुए 2022 में, तब भी जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और कुछ खास लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, बाद में उनको जो है परेशान किया गया। तो ऐसे केस भी सामने आते हैं। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या होती है आपको समझ में आ ही गया होगा। तो कई तरीके से यूज हो सकती है। जैसे गवर्नमेंट के पास आपका पहले से डेटाबेस होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास आपका पहले से डेटाबेस होता है। फिर आप ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट के पास क्रिमिनल्स का इंडिया में पहले से ही डेटाबेस होता है। तो जो ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो भाग गए होते हैं, तो भीड़ में जो है उनके फेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप उस क्रिमिनल के फेस के साथ। तो एक तरफ हाफ का फेस होता है, एक तरफ क्रिमिनल का फेस होता है। तो वो इतना फास्ट होता है सुपर कंप्यूटर, तो विद इन सेकंड जो है वो मैच कर सकता है कि कितने फेशियल जो है वो मैच हो रहे हैं ना। तो वो कुछ इस तरह से मैच करता है। जैसे हमारे मोबाइल फोन भी होते हैं आजकल, तो उनके अंदर भी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है मोबाइल फोन को अनलॉक वगैरह करने के लिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं वो मोबाइल वगैरह को अनलॉक करने के लिए भी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो जो है इस तरह से इसका यूज किया जाता है। और मिसयूज तो डेफिनेटली हो ही सकता है ना। सरकार जो है किसी को भी सर्विलियंस कर सकती है, मास सर्विलियंस कर सकती है ना। अब मान के चलिए कि जैसे कोई राइट्स हुए कहीं पे, ठीक है, उस राइट्स के अंदर मान लो 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब सरकार ने क्या किया, उन 200 लोगों के फेसेस को रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया, सिस्टम के अंदर उसको डाल दिया। अब वो 200 के 200 लोग जहां भी जाएंगे अपनी जिंदगी में भाई, इंडिया में कहीं भी जाएंगे, विदेशों में कहीं भी जाएंगे, सरकार उनको हमेशा सर्विलियंस कर सकती है, चाहे वो इनोसेंट ही क्यों ना हो, चाहे राइट्स ही क्यों ना हो। सरकार ने लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया। मान लो कोई जर्नलिस्ट है, सरकार ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको जो है पकड़ना इन द सेंस इसके ऊपर नजर रखनी है, तो उसके फेस को रिकॉग्नाइज करके आप उसको कहीं भी सर्विलियंस कर सकते हो, मास सर्विलियंस। तो भैया राइट टू प्राइवेसी तो खत्म हो गया ना, समझ रहे हो ना बात। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है इस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के अंदर। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर ये एक्यूरेट होता तब भी मान लेते, एक्यूरेट भी तो नहीं है ना, एरर बहुत ज्यादा आती है इसके अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक और छोटा सा टॉपिक हमारे सामने है दोस्तों, है एनएफटी वाला। एनएफटी के बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं। इसका मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स, फंजिबल का मतलब ये होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा लैपटॉप है, दिस इज फंजिबल, लेकिन एक होता है नॉन फंजिबल। ये नॉन फंजिबल जो है वो डिजिटल एसेट्स होते हैं,
ठीक है, कोई म्यूजिक हो गया आपका, कोई पेंटिंग हो गई डिजिटल पेंटिंग, ठीक है, वो होते हैं आपके नॉन फंजिबल टोकन्स। तो आजकल लोग वो है नॉन फंजिबल टोकन्स को भी खरीद रहे हैं। जब से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड चला है तब से एनएफटी का ट्रेंड भी काफी ज्यादा चल गया है। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है आज के समय में। तो आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, अमिताभ बच्चन, सलमान खान वगैरह सब लोग एनएफटी को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स भी एनएफटी को प्रमोट करते हैं। तो इसमें होता क्या है, आपकी जो भी एसेट होता है, आपका कोई पेंटिंग है, कोई गिटार है, कोई म्यूजिक आपने बनाया, कोई गाना आपने लिखा, उसकी जो ओरिजिनल डिजिटल कॉपी होती है ना, उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, जिससे ये पता चल सकता है कि वो ओरिजिनल कॉपी है। अब मान के चलिए कि जैसे आप ये मान के चलिए जैसे कोई बहुत बड़ा पेंटर है, जैसे वैन गोग है ना, वैन गोग दुनिया के बहुत बड़े पेंटर्स में माना जाता है। वैन गोग की कोई ओरिजिनल पेंटिंग है। अब ओरिजिनल पेंटिंग तो जो है करोड़ों रुपए की है, लेकिन आप इसकी मार्केट में जाके फेक पेंटिंग खरीद लेते हो 500 रुपए की, 500 रुपए की। ठीक है, ये तो फेक हो गई ना, ये ओरिजिनल थोड़ी है। तो एनएफटी के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी क्रिएशन होती है डिजिटल फॉर्म में, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होती है और वो हमेशा आपके पास ही रहती है। और ये जो एनएफटी टेक्नोलॉजी होती है, बेसिकली ये भी उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है जिसके ऊपर हमारी क्रिप्टो करेंसीज काम करती हैं। मतलब जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, उसी के बेसिस पे काम करती है। हालांकि ये काफी ज्यादा सेफ होती हैं, कोई ज्यादा इसमें फ्रॉड वगैरह हो नहीं सकता, लेकिन अभी कुछ ऐसे केस आए हैं जिसकी वजह से फ्रॉड हुआ है। एक कंपनी है दोस्तों बहुत बड़ी, जिसका नाम है ओपन सी। ये दुनिया में एनएफटी के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है। 11 से लेके 15 बिलियन डॉलर तक का रिवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। तो ये ऐसा अभी कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं कि जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का यूज करके कुछ सामान खरीदा था, मतलब डिजिटल एसेट्स खरीदे थे, उनका जो है डेटा लीक हो गया है और उनके जो एसेट्स थे एनएफटी मतलब, वो भी चोरी कर लिए गए हैं। इसके पीछे रीजन ये था कि उन लोगों ने इस कंपनी के साथ अपना ईमेल वगैरह शेयर किया हुआ था, तो उन लोगों ने क्या किया, ईमेल का मिसयूज करके उसको चोरी कर लिया, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है। हालांकि इस आर्टिकल के अंदर कुछ खास दमदार चीज नहीं है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि इसको जाके आप पढ़ लीजिए, बट तो एनएफटी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेंस के पर्सपेक्टिव से आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो थोड़ा मैंने आपको बता दिया एनएफटी क्या होता है, ठीक है। और दुनिया में 25 बिलियन डॉलर की टोटल मार्केट है इसकी। इंडिया जो है दुनिया की थर्ड जो है लार्जेस्ट मार्केट है एनएफटी के मामले में अभी, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। जब 2021 के अंदर जब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भैया ग्रो कर रही थी, एनएफटी की मार्केट भी काफी ग्रो कर रही थी, लेकिन 2022 में क्रिप्टो करेंसी की बेचारे की खुद की वाट लग गई है, तो एनएफटी की मार्केट भी वाट लग गई है, तो आजकल काफी नीचे जा रहा है। ठीक है, थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, यू नो वेरी वेल। इससे आपकी जो ओरिजिनल जो क्रिएशन होती है उसको आप सिक्योर कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, है ना, आपके प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसको सिक्योर कर सकते हो, और काफी ऑथेंटिसिटी भी होती है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप ये सब रहता है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो है आप इसको कर सकते हो। कैसे वर्क करता है हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने यहाँ पे डाली थी। ठीक है, और रिस्क है, ऑफ कोर्स फ्रॉड वगैरह हो सकता है। ठीक है, और एनवायरमेंटल कंसर्न भी हैं इसके लिए, क्योंकि जो जो ट्रांजैक्शन की जाती हैं एनएफटी वगैरह के लिए, मोस्टली ट्रांजैक्शन वो बिटकॉइन में की जाती हैं, और जो बिटकॉइन है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन के लिए आपको माइनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका यूज होता है, और उसके लिए तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, कोल से आती है भाई, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कोल से आती है ना, तो इसीलिए आपकी ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है। तो ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें और कुछ खास था नहीं, हल्का फुल्का आपको पढ़ना है तो आप उसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, थोड़ा गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख सकते हैं एनएफटी क्या होता है। आज का दोस्तों जो एडिटोरियल सेक्शन है वो है किसके बारे में, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। पुराना आर्टिकल है, वैसे नया तो है नहीं, बट स्टिल थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। एक्चुअली क्या हुआ था, यू नो वेरी वेल कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी केस में 2017 के अंदर कह दिया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। तब से लेके इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक प्राइवेसी बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, तो 2017 में बोला गया था प्राइवेसी एक्ट है, तो हुआ ये कि 2019 में गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया था पार्लियामेंट के अंदर, जिसे हम लोग प्राइवेसी बिल कहते हैं। इस बिल को किसने बनाया था, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट थे, इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे इसके अंदर, इस बिल को ड्राफ्ट करने में तो बड़े बड़े लोग थे।
लेकिन अब सरकार ने क्या किया, इस बिल को जो है वापस ले लिया है। तो इंट्रोड्यूस तो किया गया था लेकिन सरकार ने वापस ले लिया गया। इस बिल के अंदर यह कहा गया था कि आपका जो भी पर्सनल डेटा होगा, कौन उसको कलेक्ट करेगा, कैसे उसकी मूवमेंट होगी, कौन उसको प्रोसेस करेगा, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाना चाहिए था। तो ये तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्या है, ये जो बिल था ये हमारे पर्सनल डेटा को भी डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ी थोड़ी सी चीज आपकी हो गई। तो लेकिन जरूरत क्यों है हमें डेटा प्रोटेक्शन बिल की? देखिए आपको दोस्तों मैं बताता चलो कि हम लोग जो है इंडिया में 25 करोड़ लोग जो है सोशल मीडिया का यूज करते हैं। आप भी लोग सोशल मीडिया का यूज करते हो। तो सोशल मीडिया पे हम लोग कई बार आपकी अपनी जो है बहुत ही ज्यादा पर्सनल डिटेल को शेयर कर देते हैं। आप अपना बर्थडे शेयर कर देते हो, कई बार तो लोग अपना अकाउंट नंबर तक के भी शेयर कर देते हैं, है ना। आपको क्या लाइक है, क्या डिसलाइक करते हो, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है ना, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आप वहां पे शेयर कर देते हो और इसमें किसी का कोई कंसेंट नहीं होता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, है ना, आप जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया या कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उस एप्लीकेशन जब भी आप डाउनलोड करते हो तो इंस्टॉल करने का जब भी ऑप्शन आता है तो वहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ते नहीं हैं। बहुत बार उन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर क्या लिखा होता है कि ये एप्लीकेशन आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकती है, और वो लोग ट्रैक करते भी हैं एक्चुअली। बहुत बार क्या होता है कि उन एप्लीकेशन के अंदर ये लिखा होता है कि वो आपके ईमेल भी पढ़ सकते हैं, और आपका ईमेल आपका काफी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो चीजें शेयर की जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू या इन एप्लीकेशन वगैरह के थ्रू, आपके डेटा को प्रोटेक्ट किया जाना है, इसलिए इस बिल की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, आपका सर्विलेंस किया जा सकता है, तो उस सर्विलेंस को रोका जाना चाहिए। देखिए अमेरिका में क्या हुआ था, जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था तो एक ब्रिटिश एनालिटिका करके बहुत बड़ी कंपनी थी जिसने अमेरिका में बहुत सारे लोगों का जो है फेसबुक वगैरह का डेटा यूज किया और उस पूरे के पूरे इलेक्शन को जो है इफेक्ट कर दिया। ये आपको सबको अच्छे से पता होगा। तो ये इसीलिए इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऊपर से भैया केएस पुट्टू स्वामी जब केस हुआ था जिसमें राइट टू प्राइवेसी को हम लोगों ने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था, तो अभी सरकार की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनती है कि हमारे प्राइवेसी को सिक्योर करें, इसलिए बिल को लाना जरूरी है ना। दूसरी बात, 21st सेंचुरी है भैया, सारा मामला डिजिटल है, सब चीजें डिजिटल होती हैं। आपको ये बताता चलूं, इस दुनिया में ऑयल की जितनी कीमत है आपके डेटा की उससे ज्यादा कीमत है, और ये 2015 में ही क्रॉस हो चुकी है। तो आज के समय में जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ना, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो आपका डेटा कलेक्ट करती है। समझ रहे हो, आपको फेसबुक फ्री क्यों मिल रहा है, आपको व्हाट्सएप फ्री क्यों मिल रहा है, आपको जो है ये सारी चीजें फ्री, आप इंस्टाग्राम फ्री में यूज करते हो। आपको कभी सोचा है कि आपसे पैसा क्यों नहीं लिया जा रहा है? आपसे पैसा लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको आपका डेटा मिल रहा है, और आपका डेटा जो है आपके पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके डेटा का मिसयूज करके वो सब कंपनी आपको सामान बेचती है, आपको टारगेट किया जाता है, तो उनके लिए काफी है, वो उनका बिजनेस मॉडल ही वही है, ठीक है। वो सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए है जो है इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन बिल की रिक्वायरमेंट थी। तो यही पॉइंट जो है आप अपने आंसर के अंदर लिखोगे अगर आपको ये बताना है कि डेटा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट की। तो जो बिल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था उसके कुछ जो है फीचर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फीचर उसमें यही है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है वो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएंगी, पहली बात तो ये। और इंडिविजुअल जो है, जैसे आपके जैसे जो लोग हैं, मैं हूं, हम लोग जो है अपने डेटा को जो है ये पता कर सकते हैं कि कहां पे मेरा डेटा यूज हो रहा है। तो आप अगर आपके बारे में इंफॉर्मेशन गलत दिया हो तो आप इसको बता सकते हो, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, आउट ऑफ डेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो सब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो डेटा है, सबसे बड़ी बात इसके अंदर एक जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है वो यही थी कि ये जो कंपनी आपका डेटा यूज करेंगी वो डेटा कहां स्टोर होगा। अभी जो फेसबुक, गूगल, अमेजोन वगैरह आपका डेटा कहां स्टोर करती हैं? वो तो आउट ऑफ इंडिया स्टोर करती हैं, इंडिया में तो स्टोर नहीं करती हैं। तो ये बिल ये कहता था कि ये कंपनी डेटा को इंडिया में स्टोर करेंगी, और यही एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का मुद्दा है। एक इस बिल के अंदर ये कहा गया था कि ये कंपनी जो भी डेटा को यूज करेंगी उसको जो है आपको टारगेट करने के लिए यूज नहीं कर सकती, विद सम टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट चाहे तो आपके डेटा को यूज कर सकती है विद सम कंडीशंस। मतलब गवर्नमेंट यूज कर सकती है, वो तो अभी भी करती है,
बट विदाउट योर कंसेंट, आपसे पूछे बिना सरकार आपके डेटा को यूज कर सकती है अकॉर्डिंग टू दिस बिल। और इस बिल के तहत एक्चुअली डेटा को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पर्सनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा और क्रिटिकल पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा में जैसे आपका नाम, एड्रेस, वो सब आ गया। सेंसिटिव पर्सनल डेटा में जैसे आपका हेल्थ स्टेटस, कास्ट, रिलीजन वगैरह वो सब आ गया। क्रिटिकल पर्सनल डेटा में जो आपका जैसे मिलिट्री सिक्योरिटी नंबर वगैरह वो सब आपका आ गया यहाँ पे। तो ये डेटा को इन्होंने डिफाइन किया था। अब देखिए, प्रोटेक्शन डेटा की रिक्वायरमेंट तो हमें है, वो हम लोगों ने बात कर लिया, फीचर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बात कर लिया, लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है, अगर मान लो ये कंपनी इंडिया में डेटा को लोकल स्टोर कर भी देती है, लेकिन उनकी जो एनक्रिप्शन की होती है वो तो इंडिया में नहीं होगी, क्योंकि वो कंपनी इंडियन है ही नहीं। तो अब बिना एनक्रिप्शन की के डेटा को भैया आप जहां मर्जी स्टोर करो, क्या फर्क पड़ता है ना? सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज के जो मार्केट है वो फ्री मार्केट है ना? क्लोज मार्केट तो है नहीं इंडिया की मार्केट, यूरोप है, अमेरिका है, सब ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट में डेटा जो है वो फ्री फ्लो करना चाहिए, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। आप ये समझ लीजिए कि इंडिया का जो बीपीओ सेक्टर है, इंडिया का जो आउटसोर्सिंग सेक्टर है, तो कितनी सारी अमेरिकन कंपनीज इंडिया में अपने डेटा को आउटसोर्स करती हैं कि नहीं करती हैं? अमेरिका के, यूरोप के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को डेटा जो है इंडिया के लोगों के पास है, तभी तो हमारा बीपीओ सेक्टर चल रहा है ना। तो अगर हम लोग डेटा को इतना ज्यादा सिक्योर करेंगे तो वो कंपनी भी हमें डेटा नहीं मिलेगा, तो हमारा तो पूरा बीपीओ और आउटसोर्सिंग सेक्टर ही भैया खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग डेटा को शेयर नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। दूसरी बात, जो छोटी स्टार्टअप कंपनीज हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, राइट, उनको तो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। उनको डेटा अगर नहीं मिलेगा, वो डेटा को यूज नहीं करेंगे, तो वो कस्टमर कैसे बनाएंगे, अपना सामान कैसे बेचेंगे, है ना, अपनी सर्विसेज कैसे देंगे? तो स्टार्टअप तो पूरा पूरा डेटा के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो इनके लिए भी बहुत नुकसान होता है, राइट, डेटा को यूज करना। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो बड़ी बड़ी टेक जायंट्स है, जो फेसबुक, गूगल वगैरह वो कंपनी है, वो जो है इसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रही है। उनका कहना यह है कि अगर एक बार इंडिया में ये आ गया, लागू हो गया, तो इसका डोमिनो इंपैक्ट होगा, बाकी दूसरी कंट्रियां भी इसको करेंगी। अभी कुछ कंट्री हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ हद तक है, जापान वगैरह के अंदर कुछ हद तक है, तो ये कंपनी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। इवन इंडियन कंपनी भी सपोर्ट नहीं कर रही है, जैसे विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, जो कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, क्योंकि इन कंपनीज के पास जो है फॉरेनर्स का डेटा रहता है। तो ये भैया ये कंपनी कैसे काम करेंगे अगर प्राइवेसी डेटा होगा? तो ये डेटा खुद ये कंपनी जो है अपने डेटा को आउट ऑफ इंडिया स्टोर करती हैं। तो समस्या जो है वो चारों तरफ से है ना, चारों तरफ से समस्याएं हैं। तो कुछ जरूरत भी है, ठीक है, जरूरत भी है, समस्याएं भी हैं, सॉल्यूशन भी हैं, लेकिन इसीलिए हमें जो है वे फॉरवर्ड ऐसा ही लिखना पड़ता है कि सारे के सारी चीजें जो है बैलेंस करके चल सकें। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है, पहला तो हमारा ये वोटर आईडी वाला हो गया, वोटर आईडी आधार कार्ड को लिंक करने वाला। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं मेंस के लिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो है अपना डेटा प्रोटेक्शन से बना सकते हैं। तो डेटा लोकलाइजेशन डिस्पाइट इट्स मेनी एडवांटेजेस मे इवेंचुअली डू मोर हार्म देन गुड। कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। तो हम लोगों ने यही बात करना है कि इसकी जरूरत क्यों है, हम लोगों ने बात किया, और उसका क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है, और थोड़ा सा आप जो है इंडिया का जो 2019 वाला जो बिल था उसके फीचर्स भी डिस्कस कर सकते हो। तो ये था हमारे 2 क्वेश्चंस दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास है, आप अगर चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो छोड़ दो, ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।